ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम का बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ ही समय में इसके फैक्ट को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये इक्विलिब्रियम में हमें काम आएगा। सो देखो, कॉमन आयन इफेक्ट में अगर देखा जाए टाइटल, तो कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। कोई ऐसा आयन होगा, शायद सिस्टम में कोई ऐसा आयन होगा जो एक जैसा होगा और उसकी वजह से कुछ इफेक्ट जो जनरेट होगा वो हमें देखना है। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन से पहले एग्जांपल की तरफ से अगर ध्यान दिया जाए, सो मान के चल लेते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये है एसिटिक एसिड का। मैंने इसके अंदर एसिटिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है, एसिटिक एसिड मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। अब हुआ क्या, एसिटिक एसिड का कुछ अमाउंट मैंने इस पानी में डाला और इसका कुछ पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए। इसकी अपनी कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। जैसे ही आप एसिटिक एसिड डालते हो पानी में तो इट विल आयोनाइज। अब आयोनाइज हुआ है तो इसका कुछ अपना एक सर्टेन आयोनाइजेशन होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो मान के चल लेते हैं कि ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसका 10% है। लेट्स से कि ये जो अल्फा है यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितना है, 10% है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। अच्छा, हुआ ये कि इस तरीके से मैंने इसका आयोनाइजेशन लिख दिया क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कहीं ना कहीं बहुत कम आयोनाइज होता है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब हमने पता क्या किया, हमने इसी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में हमने कुछ HCl ऐड कर दिया। कुछ अमाउंट में क्या ऐड कर दिया, HCl। तो जैसे ही HCl आप ऐड करते हो, आप सबको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये आपका रिलीज होगा इसमें, है ना। HCl आयोनाइजेस टू Cl- and H+। अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं दिखाया और सीधे ही, क्योंकि ये पूरे के पूरे पार्टिकल यानी कि लगभग 100% जितना भी आपने ऐड किया सारे पार्टिकल्स इसके आयोनाइज हो जाएंगे, यानी आयंस में स्प्लिट हो जाएंगे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अगर ऐड की है सिस्टम में तो इसके कुछ पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाएंगे, बाकी के पार्टिकल अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। तो अब हुआ ये कि जब आपने सिर्फ एसिटिक एसिड डाला था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था एसिटिक एसिड का, 10% अबाउट हमने माना था, ठीक है। यानी कि 100 में से ये मानो कि 10 पार्टिकल क्या हुए, 100 में से 10 पार्टिकल्स आयन में टूटे थे। इसका मतलब ये हुआ। अब हुआ ये कि जब आपने HCl इसके अंदर डाल दिया तब उस टाइम पे तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड नाउ इट बिकम लेस देन 10%। मतलब क्या हुआ इस बात का क्या मतलब हुआ कि भाई जब मैंने सिस्टम में सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला तो उस टाइम पे लगभग 10% उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हुआ, ठीक है। आयंस में पार्टिकल्स यानी 10 पार्टिकल आयंस में स्प्लिट हुए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब सिस्टम में मैंने HCl ऐड किया, ठीक है, तो अब पता लगा कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है जो एसिटिक एसिड की, वो 10 से कम हो गई, मतलब 10% से कम हो गई। तो ऐसा सिस्टम में हुआ क्या जिसकी वजह से आयोनाइजेशन घट गया, आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम हो गई। तो जरा देखो, यहाँ पे लगता है कॉमन आयन इफेक्ट। आपने देखा कि HCl जब आया तो HCl ने अपने आप को, जितने भी HCl के पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे क्या हुए, आयोनाइज हो गए। उन्हें बहुत सारे H+ प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब वो जो H+ प्रोड्यूस हुए वो H+ ऊपर वाले H+ के कॉमन है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है ये कैसा है, कॉमन, तो जिसको मैं लिखूंगा कॉमन आयन। तो इसके कॉमन होने से फर्क क्या पड़ गया, तो जब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने बहुत सारे अमाउंट में HCl प्रोड्यूस किए तो H+ प्रोड्यूस किए, तो जो H+ प्रोड्यूस हुए जिसकी वजह से आपके इस साइड के प्रोडक्ट का अमाउंट कहीं ना कहीं, ये आपके प्रोडक्ट साइड में आपने H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई, है ना। प्रोडक्ट साइड में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि ये सेम है तो H+ का अमाउंट बढ़ गया। अब लीच-एटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके सिस्टम में अगर प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो भाई अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर्स प्रिंसिपल
equilibrium will shift toward बैक साइड या बैकवर्ड लिख सकता हूं, है ना बच्चों। तो जब ये कॉमन आयन था तो इसकी वजह से, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, और बढ़ाई किसने, HCl ने बढ़ाई H+ की कंसंट्रेशन। सो अब ये सिस्टम का इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ भागेगा। अब वो पीछे की तरफ जब भागेगा तो हुआ ये कि जो पार्टिकल पहले 10 टूटे थे अब 10 से कम ब्रेक होंगे, कुछ तो रीफॉर्म हो गए, वापस नए बन गए, है ना। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉल डाउन हुआ, यानी कि कम हो गया। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉल क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ध्यान दीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया है वो तभी काम करेगा जब उसमें कॉमन आयन होंगे। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी कॉमन आयन नहीं होता तो ऊपर वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। बात समझ आई बच्चों। तो ऐसा क्यों हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट इसी वजह से हुआ क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन था। तो एटलीस्ट एक भी अगर कॉमन आयन है तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, इट इज द सप्रेशन मतलब डिक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte on adding strong electrolyte having common ion, तो ये चीज आपने समझी और देखी। जल्दी से इस एग्जाम्पल को कॉपी में लिख लें और बहुत ही सिंपल है। उसके बाद और एग्जाम्पल करते हैं, अच्छी से एक बार नोट करें इसे। ठीक है बच्चों, तो आप सबने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो जल्दी से इसे नोट कर लो और फिर मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है HCN, ठीक है, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर हम ऐड कर दें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेट से इट इज KCN, आयनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा ब्रेक होगा। तो ऐसे केस में देखिए CN कॉमन है, तो इस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम होगा, है ना बच्चों, जो इस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा H+ आयन और CN- आयन की वजह से, वो अफेक्ट होगा K+, यानी कि KCN ने जो K+ और CN- प्रोड्यूस की। ये CN- की जो संख्या, जो एक्स्ट्रा CN प्रोड्यूस होंगे वो यहाँ पे, यानी कि ये दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो ये CN आयन की कंसंट्रेशन वहाँ की CN के बढ़ने से बढ़ गई, तो दिस विल शिफ्ट बैकवर्ड। कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा और आपका अब HCN कम ब्रेक होगा, यानी कम आयोनाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कई सारे कॉम्बिनेशन इसकी बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमन, ठीक है। जब इसमें अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है, ये आपका एक सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। तो कहीं ना कहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयनाइजेशन को अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। समझ रहे हैं आप लोग सब, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। अच्छा एक बार देखिए कि क्या आयनाइजेशन प्रोसेस में इसका कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर हमने सोडियम क्लोराइड, हालांकि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है नो डाउट, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या सोडियम क्लोराइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयोनाइजेशन पे कोई असर डालेगा,
तो आप सब ने देखा होगा कि आप कहेंगे कि सर नहीं डालेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये कोई इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा इसके आयोनाइजेशन पे, और वो इसलिए क्योंकि सर दोनों में से यानी कि अमोनियम भी नहीं है इसके पास जो इससे कॉमन हो सकता था, और हाइड्रोक्साइड भी नहीं है इसके पास जो इससे कॉमन हो सकता था, जबकि इसी का आयोनाइजेशन NaOH अगर होता तो ये इसके आयोनाइजेशन को सप्रेस कर देता, डिक्रीज कर देता। अब बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात की कॉमन आयन इफेक्ट जो है मोस्टली, ठीक है, एटलीस्ट एक आयन कॉमन जरूर हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाले आयन में कोई भी एक आयन, एटलीस्ट एक आयन क्या हो, कॉमन हो, किसके? वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन से। ये बात अच्छे से लॉक कर ली सबने, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर नॉर्मली इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो भाई जनरल एप्लीकेशन है। मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, कोई एक सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, जैसे H2S हो गया सपोज। देखो मैं एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ। H2S हो गया। अब मुझे चाहिए कि इस H2S, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपका, H2S से निकलने वाले सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो। पहले से ही देखो एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हम चाहते हैं कि कंसंट्रेशन मिनिमम हो, कम से कम हो, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम लोग उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग HCl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, जो कि फिर से वही काम करता है। क्या काम करेगा? बिल्कुल वही क्या करेगा, H+ का अमाउंट और बढ़ाएगा, वो H+ वापस इससे रिएक्ट करके पीछे की तरफ रिएक्शन देना चालू कर देंगे, और ऐसे में इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लो। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि होता क्या बच्चों, जब हम 11th और 12th में सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस का मतलब होता है किसी दिए हुए सॉल्ट में केटायन और एनायन का पता करना। तो सॉल्ट एनालिसिस में केटायन के एनालिसिस के लिए कुछ ग्रुप होते हैं, ठीक है बच्चों। केटायन के एनालिसिस के कुछ ग्रुप होते हैं कि भाई बहुत सारे केटायन हैं तो उनको कुछ ग्रुप में डिवाइड किया जाता है कि पहले आप इस ग्रुप को टेस्ट करोगे, फिर दूसरा इस ग्रुप को टेस्ट करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रुप 0 से 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से ये ग्रुप होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ, ग्रुप 2 में कॉपर और आर्सेनिक ये दो कैटायन आते हैं। और ध्यान देना, मैं सभी के लिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपका कैटायन एनालिसिस पे एक अलग से लेक्चर है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ठीक है, ध्यान से देखिए। और ग्रुप 4 में हमारे कैटायन होते हैं मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट और एक और जिंक। अब मैं ये दो क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि हम ग्रुप 2 का एस्टिमेशन इनके सल्फाइड की फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं? सल्फाइड, सल्फर के साथ, यानी कि कॉपर को कॉपर सल्फाइड बनवा करके प्रेसिपिटेट निकालते हैं, और साथ ही साथ आर्सेनिक के भी सल्फाइड की फॉर्म में। मतलब इन आयंस को हम लोग एस्टिमेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड, यानी सल्फर के साथ हमें इनका कॉम्बिनेशन करना होता है। सेम इनको भी हम लोग सल्फाइड की फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं। अब ऐसे में अगर तुम्हें सल्फाइड की फॉर्म में इनका पता करना है, एस्टिमेट करना है, तो आपको सल्फर यानी कि जो H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको यूज करना होता है। इन दोनों का ग्रुप रिएजेंट इनका एस्टिमेट करने के लिए, इनको एस्टिमेट करने के लिए H2S का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बात सोचने वाली है कि सर अगर हमने H2S गैस सप्लाई की तो इस ग्रुप के आयन जो हैं आपके कैटायन, वो सल्फाइड फॉर्म में सॉलिडिफाइड होंगे, साथ ही साथ इस ग्रुप के आयन भी सल्फाइड फॉर्म में क्या होंगे? सॉलिडिफाइड। तो ऐसे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ग्रुप 2 के आयन है या ग्रुप 4 के आयन हैं वो। तो इसमें एक बहुत आसानी से एक चीज आप एनालाइज करें, इस ग्रुप के कैटायन जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड की डिमांड करते हैं। यानी कि अगर सल्फाइड आयन S2 माइनस आयंस जो हैं, ये अगर थोड़े अमाउंट में है, बहुत कम कंसंट्रेशन में, तब तो ग्रुप नंबर 2 सल्फाइड, ये जो कैटायन है ना, ये उस सल्फाइड
के साथ कंबाइन होकर के अपने सल्फाइड के सॉल्ट देंगे, लेकिन उस लो कंसंट्रेशन पे ग्रुप 4 के कैटायन प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिडिफाइड नहीं होंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और जब आप 11th-12th में सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है वाइवा पे, तो ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया, अगर हम मान लीजिए HCl यूज नहीं करते, ठीक है, हमने H2S गैस पास की, ठीक है, इनको एस्टिमेट करने के लिए हमने H2S गैस पास की। अब ध्यान दीजिएगा, अगर H2S गैस पास की सिंपल, तो वो बहुत ज़्यादा सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, मतलब एक अच्छे लेवल पे करेगी। तो अब क्या हुआ, इन दोनों के कैटायन जो है वो सल्फाइड सॉल्ट बनाना चालू कर देंगे, लेकिन क्योंकि ग्रुप नंबर 2 को लो सल्फाइड कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, आप इनको सेपरेट डिस्टिंग्विश कर रहे हो, आप सेपरेट एनालाइज कर रहे हो। एक साथ अगर हो रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्रुप नंबर 4 है और कौन से कैटायन ग्रुप नंबर 2 के हैं। तो इसके लिए ध्यान देना, इनमें HCl H2S के साथ HCl गैस, मतलब HCl कहीं ना कहीं उसके अंदर डाल दिया जाता है, ताकि H2S गैस जब आए तो वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कौन से इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ये देखिए कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ ही रहे और इसका लो कंसंट्रेशन ही प्रोड्यूस हो। अब आप सोच के बताओ, अगर ऐसा होता है तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम निकलेगी और सिर्फ ग्रुप नंबर 2 के एनायन ही प्रेसिपिटेट यानी सॉलिडिफाइड होंगे, आपके ग्रुप 4 के एनायन, सॉरी ग्रुप 4 की कैटायन प्रेसिपिटेट में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हो गया एस्टिमेशन। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगा, कहाँ लगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगा सॉल्ट एनालिसिस में, हैविंग एप्लीकेशन इन सॉल्ट एनालिसिस। जब हमें कभी किसी पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन कम करनी हो उस दौरान, साथ ही साथ किसी की सॉलिबिलिटी घटानी हो, मान लो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं जो इक्विलिब्रियम जिनमें डेवलप होता है, तो ज़्यादा सॉल्युबल, मुझे चाहिए कि वो कम सॉल्युबल हो, तो आप क्या करो, कोई ऐसा सब्सटेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालो जो उसकी इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दे, जिसमें कॉमन आयन हो, तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी को घटाने के लिए, टू डिक्रीज सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की घटाने के लिए, ठीक, टू डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट वही है भाई, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे इनडायरेक्टली सॉल्ट एनालिसिस की वजह में ये भी लिख सकता था, टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो इस तरीके से ये टाइटल जो है पूरी मदद करता है, ये कुछ सर्टेन एप्लीकेशन, यानी कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कॉमन आयन इफेक्ट जब भी लगता है जब हमें किसी पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन को कम करना होता है। होप कि आपको कॉमन आयन इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा।